गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड नेचुरल नंबर पे इसको फिनिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम को डिफाइन कर रखा है, किस तरीके से डिफाइन कर रखा है? अ नंबर सिस्टम इज अ मैथमेटिकल सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर बाय यूजिंग सम सेट्स ऑफ डिजिट्स और सम सेट्स ऑफ डिजिट्स एंड सिंबल। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके डेफिनेशन को कैसे समझ पाएंगे? देखो, जैसे कि मैं कोई एक सेट ले लूं, यहां पे मैंने एक सेट ले लिया है जिसमें थ्री डिजिट्स हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, अगर इन 3 डिजिट्स की सहायता से मैं मैथमेटिकल सिस्टम के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाऊं, पहली बात रिप्रेजेंट कर पाऊं, ठीक है। दूसरी बात, जरूरत पड़ने पर मैथमेटिकल सिस्टम के किसी भी नंबर में मैनिपुलेशन कर पाऊं, और तीसरी बात कि मैं मैथमेटिकल सिस्टम के किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर पाऊं, तो ये एक यूनिक नंबर सिस्टम होगा जिसको मैं S1 से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या कर सकता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट्स की सहायता से मैथमेटिकल सिस्टम के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक जैसे मान लो आपने क्लास 1 से अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी नंबर्स क्या पढ़े हैं? डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो पूरी मैथमेटिक्स जो लिखी गई है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट्स यूज करते हैं 0 to 9, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स होता है वो 10 होता है। और अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे 167 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? मैं लिखूंगा 167 और इसको ब्रैकेट में बंद करके सफिक्स के तौर पे इसके रेडिक्स को लिख दूंगा। क्या होता है रेडिक्स डेसिमल नंबर सिस्टम का? 10, क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स यूज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी इंक्लूड किया है। ये तीनों नंबर सिस्टम आपको पढ़ने नहीं है। जब आप जेई मेन और एडवांस क्वालिफाई करके एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन लोगे और जब बीटेक करोगे या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप बीटेक करोगे, तो वहाँ पे आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना होगा। फिर भी मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहता हूं यहाँ पे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 2 डिजिट्स की सहायता से मैथमेटिकल सिस्टम के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 2 डिजिट्स कौन सी होती हैं? 0 और 1। चूंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट्स यूज करते हैं, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स या बेस होता है वो क्या होता है? 2 होता है। और इसी नंबर को, जिस नंबर को हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है 167 को, इसी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मतलब नंबर एक ही है। डेसिमल नंबर सिस्टम में इस नंबर को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। वहीं अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करूं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 8 डिजिट्स की सहायता से मैथमेटिकल सिस्टम के सभी नंबर्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। वो 8 डिजिट्स कौन सी होती हैं? 0 to 7। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग 8 डिजिट्स यूज करते हैं, इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स होता है वो क्या होता है? 8 होता है। और 167 को ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा एक ही नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वहीं डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट्स यूज करते हैं और 6 सिंबल या लेटर यूज करते हैं, यानी टोटल 16 सेट्स ऑफ डिजिट्स एंड सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, डिजिट्स कौन सी होती हैं? 0 to 9 होती हैं। और सिंबल्स कौन से होते हैं? A B C D E एंड F। ठीक है, इसलिए इसका जो बेस या रेडिक्स होता है वो 16 होता है। और इसी नंबर को 167 को हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मतलब एक ही नंबर को अलग अलग सिस्टम में आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, हमें
पढ़ना क्या है, हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, और भी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स हमें क्या पढ़ने हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देन वी विल कम ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखो, जब इनिशियली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना नहीं आता था कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस समय हमारे मतलब जो भी मैथमेटिशियन थे या जो भी पीपल थे, उनके सामने किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती थी, हम 3 एग्जाम्पल्स की सहायता से उन प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूं, जैसे मान लो किसी को अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता था, x² - 4 = 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करूं तो आपको क्या करना है, x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, 4 को इस साइड लाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² = 4 हो जाएगा या नहीं। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहां पे प्लस माइनस √4। यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे गौर करने वाली ये बात है कि जो हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो जब भी आप किसी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो वो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, यानी √4 क्या आएगी, √4 की वैल्यू 2 आएगी, यानी x की 2 वैल्यू हमें मिल जाएंगी। x की एक वैल्यू +2 मिलेगी और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज मिली और ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, रियल वैल्यूज हैं। तो इन टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग ले लिया करते थे। ठीक है, कंसीडर कर लिया करते थे। वहीं अगर मैं बात करूं कि x² + 4 = 0, इसको सॉल्व करना होता था तो कैसे सॉल्व करते थे, सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व किया है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इस 4 को इस साइड लाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, x² = -4। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x = ±4। ठीक है, यहां पे देखो हमें क्या लेना पड़ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, हम ये तो जानते थे कि इसके 2 रूट्स आएंगे, लेकिन इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये कौन सा नंबर होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। इनिशियली जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था तब हम लोग इस चीज को नहीं जानते थे और इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या करते थे, डिस्कार्ड कर दिया करते थे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं, एक तीसरा एग्जांपल लूं, वहीं अगर मैं बात करूं x³ - 1 = 0 को अगर सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते थे, सिमिलरली इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करोगे, जैसे मान लो तुम जानते हो a³ - b³ क्या होता है, ये होता है a - b a² + b² + ab, यही तो होता है, यही होता है। यानी x³ - 1 = 0 है, अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे x - 1 × x² + x + 1 = 0। ठीक है, इसको अगेन सॉल्व करोगे तो क्या होगा, या तो ये 0 होगा, x - 1 = 0, मतलब होल को 0 करने के लिए या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। अगर ये वाला फैक्टर 0 होगा तो यहां पे x की एक वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, अगर ये वाला फैक्टर 0 होगा तो
x की दो वैल्यू आएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड और बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, तो तुम पाओगे कि x की यहाँ पे क्या आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। पहली वैल्यू मैं लिखता हूँ -1 प्लस रूट -3/2 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी -1 माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो अगेन x की यहां पे 3 वैल्यूज आई। पहली वैल्यू कौन सी, मैं इसको मार्क कर देता हूं। पहली वैल्यू ये आई, दूसरी वैल्यू ये एंड तीसरी वैल्यू ये। यानी इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करते हो तो x की 3 वैल्यूज मिलती हैं, जिनमें से एक वैल्यू को हम लोग ले लिया करते थे और इन दोनों वैल्यूज को हम लोग डिस्कार्ड कर दिया करते थे, क्योंकि हमें उस समय ये नहीं मालूम था कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को हम लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना है या इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनिशियल स्टेज में हमारे सामने थी। अब क्या हुआ, 18th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन, एक स्विस मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था लियोनार्ड यूलर। ठीक है, जिनका नाम था लियोनार्ड यूलर। उन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे सॉल्व करने की कोशिश की, उन्होंने जस्ट जैसे मान लो x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई थी प्लस माइनस रूट ऑफ -4। उन्होंने क्या किया देखना है यहां पे, उन्होंने -4 को कैसे लिखा, 4 इंटू -1। फिर अगेन क्या लिख किया उन्होंने, रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ -1। रूट ऑफ 4 की वैल्यू उन्होंने क्या लिखी, रूट ऑफ 4 यानी किसी भी पॉजिटिव 4 का अगर अंडर रूट लोगे तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। और रूट ऑफ -1 को उन्होंने आई से रिप्रेजेंट किया, जिसको क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम रूट ऑफ -4 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आयोटा। यानी x की इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा और दूसरा -2 आयोटा। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को यूलर ने क्या नाम दिया, इस टाइप के नंबर्स को यूलर ने इमेजिनरी नंबर्स दिया। इस टाइप के नंबर्स को यूलर ने क्या कहा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यूलर के इस इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट से हमें क्या है, x की इन दोनों वैल्यूज को मतलब रिप्रेजेंट करना आ गया। जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, इसको अगर हम मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा -1 प्लस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और इसको रिप्रेजेंट करना है तो -1 माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यूलर के इस प्रयास से मतलब यूलर ने कहा कि भाई अगर हमको रूट ऑफ -4 निकालना है, मतलब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे क्या किया, -4 को 4 इंटू -1 लिख लिया, फिर 4 को अलग कर लिया, रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ -1 को उन्होंने आई से रिप्रेजेंट किया, इसको आयोटा कहा। यानी इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक +2 आयोटा दूसरी -2 आयोटा और इस टाइप के नंबर को यूलर ने इमेजिनरी नंबर दिया। इस टाइप के यूलर नंबर को यूलर ने क्या कहा, इमेजिनरी नंबर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि जैसे मान लो ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, लेकिन इस इमेजिनरी नंबर में रियल नंबर ऐड हो रहा था और रियल नंबर क्या हो रहा था, कभी कभी रियल नंबर ऐड हो रहा था, कभी कभी रियल नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा था। अगर अलग अलग हम लोग इक्वेशन को अगर सॉल्व करते थे तो वहाँ पे x की जो वैल्यू आती थी उसमें क्या इमेजिनरी नंबर में कभी कभी रियल नंबर ऐड हो रहा था और कभी कभी रियल नंबर क्या हो रहा था,
सब्सट्रैक्ट हो रहा था। अब 18th सेंचुरी में ही एक मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये वही गॉस हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम दी है। ये एक मैथमेटिशियन भी थे और एक फिजिसिस्ट भी थे। क्या जर्मन मैथमेटिशियन थे ये, जर्मनी में इनका ये बॉर्न हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, जैसे गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो इन्होंने गॉस थ्योरम दिया था फिजिक्स में। ठीक है, साइंस में इनका वर्क बहुत ही ब्रॉड लेवल का है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में, इक्वली मैथमेटिक्स में भी है। ठीक है, तो जैसे हम लोग गॉस थ्योरम की बात करें तो इन्होंने गॉस थ्योरम दिया था। तो क्या दिया था गॉस थ्योरम, आप लोग को मालूम ही होगा। जैसे मैं गॉस थ्योरम की बात करूं तो इन्होंने लिखा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, यहां पे क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface। यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस को मैं समेशन क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये गॉस लॉ था। ये गॉस लॉ किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, इलेक्ट्रोस्टैट में। यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक वेक्टर है, और dA क्या है? ये स्मॉल एरियल वेक्टर है। एरिया तो वेक्टर नहीं होता, लेकिन अगर हम स्मॉल एरिया की बात करें तो एज ए वेक्टर कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा है। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया, जैसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया, सबसे पहले क्या बताया कि जैसे किसी भी n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट होंगे। इन्होंने ही सबसे पहले ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को प्रूफ किया। ठीक है, जब 18th सेंचुरी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये बता दिया कि भाई कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट होंगे, तो क्या हुआ, जिन सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कार्ड कर दिया करते थे, जैसे इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कार्ड कर दिया करते थे, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को भी लेना अनिवार्य होगा। क्यों अनिवार्य हो गया? क्यों? क्योंकि ये देखो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, x³ - 1 = 0। ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए। ठीक है, पहला रूट यानी पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया, और 2 सॉल्यूशन यहां है। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को प्रूफ किया तो इन दोनों सॉल्यूशन को भी लेना अनिवार्य हो गया। और लेकिन हम उस समय भी क्या करते थे, इस टाइप के सॉल्यूशन को, मतलब इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करना नहीं जानते थे। तो सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही हमें यह बताया कि जैसे मान लो किसी, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी रियल नंबर में कोई इमेजिनरी नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे किसी इमेजिनरी नंबर में कोई रियल नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही बताया कि जैसे मान लो किसी रियल नंबर में अगर कोई इमेजिनरी नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। टर्म मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म है वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही दिया है। ठीक है, इस टाइप के नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर a + i b, और यहां पे देखो ये a क्या होता है? a को हम लोग लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। a को हम लोग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और b को हम लोग क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा एक चैप्टर ही है, हम उसको डिटेल में और पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पूरा एक चैप्टर ही है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और थ्योरी ऑफ इक्वेशन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से जो जेईई मेन और एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स
कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से ही क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। किसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के। ठीक है, तो ए को रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ए और बी क्या है, दोनों ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, और बाद में लोगों ने क्या कहा कि किया, बाद में लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनाया और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या इंक्लूड कर दिया, रियल नंबर को इंक्लूड कर दिया और इमेजिनरी नंबर को भी इंक्लूड कर दिया, और इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी इंक्लूड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइंड किया। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर देमसेल्व्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने क्या बताया, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में है तो हम लोग z1 बिलोंग्स टू c लिखेंगे, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 कॉम्प्लेक्स नंबर c के सेट में नहीं है तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, ये बात हो गई। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जैसे हम लोग ऑर्डरिंग की बात करते हैं वो हमेशा रियल नंबर के लिए करते हैं, जैसे कौन सा रियल नंबर किस रियल नंबर के बराबर है, कौन सा रियल नंबर पॉजिटिव है, कौन सा रियल नंबर नेगेटिव है, ये सारी बातें रियल नंबर्स के लिए की जाती हैं। अब वहीं अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर की बात करूं तो ऑर्डरिंग की बात नहीं की जा सकती। जैसे मैं यहाँ पे काउंटिंग कर रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी क्या है, रियल नंबर है, और हम लोग ने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन, 6 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर मैं यहीं इमेजिनरी नंबर को लिखूं आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, 6 आयोटा, 7 आयोटा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा और 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा और 4 आयोटा इज ग्रेटर देन 3 आयोटा। मतलब ऑर्डरिंग की बात कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं की जा सकती। लेकिन वहीं अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो इसमें ऑर्डरिंग हो सकती है। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड से बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे हम लोग रियल नंबर के लिए ये बात करते हैं कि कोई रियल नंबर पॉजिटिव है, कोई रियल नंबर क्या है, नेगेटिव है। हम लोग क्या बात करते हैं कि कोई रियल नंबर पॉजिटिव है, कोई रियल नंबर नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के लिए ऐसी बातें नहीं कर सकते। ठीक है, कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं इसको 2 आयोटा लिख दूं, 2 आयोटा, ये पॉजिटिव इसको मान लूं और -2 आयोटा को नेगेटिव मान लूं, ये ऐसी बातें कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं की जा सकती। ठीक है, 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है तो -2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे 1 प्लस आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज मैंने बताई है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में हम लोगों ने रियल नंबर्स को भी रख लिया और इंक्लूड कर लिया और इमेजिनरी नंबर को भी इंक्लूड कर लिया। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? ठीक है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई रियल नंबर है, मतलब मैं पहले बात करूंगा कि रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में क्यों इंक्लूड किया। जैसे मान लो कोई रियल नंबर है, रियल नंबर 4 है। ठीक है, तो मैं 4 को कैसे लिख सकता हूं? मैं 4 को, ये कोई रियल नंबर है,
r इज टू 4। मैं 4 को 4 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं। यानी ये क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एनी रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने सभी रियल नंबर के सेट को कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में इंक्लूड कर दिया, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपरसेट ऑफ रियल नंबर। इतनी बात समझ में आई? वहीं अगर मैं इमेजिनरी नंबर की बात करूं कि इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर के सेट में क्यों इंक्लूड किया, तो इसको भी समझेंगे। जैसे मान लो कोई मैं इमेजिनरी नंबर लिख लेता हूं, इमेजिनरी नंबर मैंने लिख लिया 3 आयोटा। ठीक है, 3 आयोटा को मैं 0 प्लस 3 आयोटा लिख सकता हूं या नहीं? ये क्या हो जाएगा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जिसका रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। यानी एनी इमेजिनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एनी इमेजिनरी नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा जिसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को ही कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में रख दिया। और दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर के लिए कि इमेजिनरी नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपरसेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रियल नंबर रियल नंबर के को कितने पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर, फिर रेशनल इरेशनल पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।